माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो हमने बजट लाइन तो देख ली। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी खरीदना चाहता है तो क्या वो व्यक्ति अपने बजट से ऊपर जा सकता है? नहीं। तो जैसा कि तुम जानते हो हमने बजट लाइन बनाना सीख लिया था। बजट लाइन कहने का मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लिमिट जिसको वो व्यक्ति क्रॉस नहीं कर सकता, वो उसके बजट से बाहर बात हो जाएगी। तो हर एक लाइन का अपना एक स्लोप होता है, तो बजट लाइन का भी एक स्लोप होता है। तो आज के लिए हेडिंग यही है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब जैसा कि तुम जानते हो बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहा जाता है। कौन सी लाइन? प्राइस लाइन। तो चाहे मैं ये बोलूं स्लोप ऑफ बजट लाइन या फिर मैं क्या बोलूं प्राइस लाइन, एक ही बात है। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, तुम भी बना लेना। पहले मुझे बनाने दो फिर बना लेना। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है और पहले भी वो डायग्राम बना चुके हैं हम। एक एक्सिस पर तो गुड एक्स, तो दूसरे एक्सिस पर गुड वाई। देखो मैंने एक बजट लाइन बनाई है, मैंने हाथ से बनाई है, हल्की सी मुझसे थोड़ी सी क्या हो गई, टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो तुम लोग मेरी मजबूरी समझ सकते हो भाई, तुम लोगों के पास तो प्रॉपर स्केल है, तो तुम लोग ईमानदारी से बिल्कुल सीधी लाइन बनाना। और तुम देख रहे होंगे कि इस बजट लाइन में मैंने दो पॉइंटों को बड़ा डार्क कर रखा है। बस इसी की मदद से हमें क्या समझ लेना है, इसी की मदद से हमें स्लोप समझ लेना है। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। एक पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए और एक पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। सही बात है ना? एक पॉइंट क्या है, ए है, और एक पॉइंट क्या दिखाया गया है, बी। देखो जरा बोर्ड पे देखना, अगर वो पॉइंट ए से बी पर आता है ना, देखो अगर वो पॉइंट ए से बी पर आता है तो ए पर एक्स की कितनी क्वांटिटी ले रहा था, 10। सही बात है। ए पॉइंट पर एक्स की कितनी क्वांटिटी, 10, और बी पॉइंट पर कितनी क्वांटिटी है, 20। तो मुझे बताओ उसने 10 से 20 कर दी ना। देखो उसने 10 से क्या कर दी, 20 कर दी। तो ये जो चेंज होता है ना, ये चेंज कहलाता है डेल्टा एक्स। जैसा कि तुम जानते हो ये काम हम इकोनॉमिक्स में पहली बार तो कर नहीं रहे, इस तरह का काम हमने पहले भी कई बार करा है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स का चेंज। क्या कहलाता है ये कहलाता है एक्स का चेंज। सही है ना? तो इसने एक्स का चेंज क्या करा, इंक्रीज कर दिया, है ना। देखो भाई 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। 10 से 20 का क्या मतलब है, 10 से 20 का मतलब है कि इंक्रीज हुआ। अब इधर देखो, मुझे बताओ ए पर पहले कितनी थी, 40। सही बात है ना। देखो पॉइंट ए पर गुड वाई कितनी ले रहा था, 40 ले रहा था, और पॉइंट बी पर गुड वाई कितनी कर दी, 20 कर दी। यहां पर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, यहां पर डिक्रीज हुआ है ना। तो ये कहलाएगा डेल्टा वाई। ये क्या कहलाएगा, डेल्टा वाई। और देखो इतने समय से हम यही चीजें कर रहे हैं। देखो एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ जाता है, कम। एक का कंजप्शन करने के लिए उसे वाई का कंजप्शन क्या करना पड़ गया, रिड्यूस करना पड़ गया। अब तुम इस डायग्राम को आराम से बना सकते हो वीडियो पॉज करके, और अगर साथ साथ बनाया है तो काबिले तारीफ काम है, बहुत बढ़िया काम करते हो जो साथ साथ बनाते हो, ठीक है। समझ भी लेते हो और साथ साथ बना भी लेते हो, कितने होनहार बच्चे हो। तो एक का बढ़ाने के लिए दूसरे का क्या करना पड़ गया, कम। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, अब मैं तुम्हें स्लोप का फॉर्मूला लिखवाता हूं। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई तो आता है ऊपर और डेल्टा एक्स आता है नीचे। वाई का चेंज कहां पर आएगा, वाई का चेंज आएगा ऊपर, और एक्स का चेंज कहां पर आएगा, एक्स का चेंज आएगा नीचे। अब इधर देखो, मुझे बताओ वाई 40 से 20 हो गया, वाई की वो पहले कितनी क्वांटिटी लेता था, 40। सही बात है। और अब वाई की वो कितनी लेने लगा, 20। तो 40 से 20 हो गया, कितने का चेंज हो गया, 20 का चेंज हो गया। तो 20 का चेंज आ गया ऊपर। अब एक्स में बताओ, एक्स की वो पहले लेता था 10 और अब उसने एक्स की कितनी कर दी, 20। कितने का चेंज हो गया, 10 का चेंज हो गया। तो 10 का चेंज नीचे। हाँ 10 से 20 कट जाएगा, तो मुझे बताओ स्लोप कितना निकल कर आएगा, 2। स्लोप कितना निकल कर आ गया,
2 निकल कर आ गया। अगर मैं इसको रेशियो के हिसाब से लिखूं तो रेशियो के हिसाब से क्या बनेगा, 2/1। हमने पीपीसी में भी इसी तरह का काम करा था ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर भी इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन हमने वहां पर करी थी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में भी हमने ये काम करा था। इसका क्या मतलब होता था, देखो इसका ये मतलब होता था कि एक का कंजप्शन बढ़ाने के लिए, देखो एक का कंजप्शन बढ़ाने के लिए उसे वाई की कितनी यूनिट छोड़नी पड़ेंगी, 2 यूनिट। एक्स की अगर वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे वाई की कितनी यूनिट छोड़नी पड़ जाएंगी, उसे वाई की 2 यूनिट छोड़नी पड़ जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट हमने पीपीसी के केस में भी सीखा था और यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी काम आ गया, एक तीर दो शिकार। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। देखो अगर मैं तुमको स्लोप लिख दूं 5/3, इसका क्या मतलब होगा, देखो इसका क्या मतलब होगा, x की 3 यूनिट बढ़ाने के लिए, x की 3 यूनिट बढ़ाने के लिए उसे y की कितनी यूनिट छोड़नी पड़ जाएगी, x की 3 यूनिट बढ़ाने के लिए उसे y की 5 यूनिट छोड़नी पड़ जाएगी। ठीक है, खैर ये डायग्राम बना लेना और ये जो साइडों में मैंने स्लोप का एक्सप्लेनेशन करा है ये लिख लेना, और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद इंप्लाइज दैट का साइन लगा के एक लाइन लिखो। देखो डायग्राम, डायग्राम के बाद ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और फिर इंप्लाइज दैट करके एक लाइन लिखो, लिखो लाइन में। अगर नहीं ये सब करा है तो पहले कर लो वीडियो पोस्ट करके आराम से, फिर लिख लेना लाइन। ठीक है, तो मैं तो मानकर चल रहा हूं कि तुम लोग कर ही लोगे, इसलिए मैं सीधा क्या बोल देता हूं, लाइन बोल रहा हूं। तो लिखो लाइन, स्लोप रिप्रेजेंट, स्लोप रिप्रेजेंट हाउ मच we have to spend to consume, slope represent how much we have to spend, 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 how much we have to spend to consume one more unit of good X, how much we have to spend to consume one more unit of good X, one more unit of good X। इसका क्या मतलब हुआ, देखो क्या लिखवाया मैंने, स्लोप हमको ये बताता है, स्लोप रिप्रेजेंट, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउ मच वी हैव टू स्पेंड, हम कितना खर्च करेंगे, टू कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। देखो कितना निकल कर आया, 2/1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम x की 1 यूनिट बढ़ाना चाहते हो, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मोर यूनिट ऑफ गुड x, अगर x की 1 यूनिट बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तुम्हें 2 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। देखो हाउ मच वी हैव टू स्पेंड टू कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए तुम्हें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो देखो ये जो हमने लिखा है ना, ये स्लोप का फॉर्मूला है, लेकिन स्लोप जो है एक तरीके से और निकलता है। जैसा कि तुम्हें मालूम है, मैंने ना प्राइस मान रखे थे, तुम्हें याद होगा मैंने x का प्राइस माना था 2 रुपए, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने x का प्राइस माना था 2 रुपए और y का प्राइस माना था 1 रुपए। तो देखो स्लोप अगर तुम निकालना चाहते हो तो स्लोप निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो का क्या मतलब हुआ, प्राइजेस का रेशियो। बताओ कितने प्राइस हैं हमारे पास, हमारे पास 2 प्राइस हैं, एक तो है x का प्राइस और एक है y का प्राइस। तो ये फॉर्मूला भी होता है स्लोप का। तुम कहोगे क्या इससे भी वही निकलेगा स्लोप, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, फॉर्मूला ही तो अलग है, आंसर क्या आएगा भाई, फॉर्मूला ही तो अलग है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो देखो x का प्राइस था 2 रुपए और y का प्राइस है 1 रुपए, बताओ क्या स्लोप 2/1 आया या नहीं आया। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, 2/1। इसका मतलब ये हुआ
कि तुम इसका बजट लाइन का स्लोप चाहे तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, और अगर तुम्हारे पास प्राइस रेशियो है तो प्राइस रेशियो की मदद से भी तुम निकाल सकते हो। क्वेश्चन तुमको प्राइस रेशियो देगा तो प्राइस रेशियो से बना दोगे, और क्वेश्चन तुमको अगर बजट लाइन के हिसाब से देगा तो बजट लाइन के हिसाब से भी निकल जाएगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी व्यक्ति की इनकम डबल हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम क्या हो जाती है, डबल, मतलब कि उसकी इनकम बढ़ गई, तो बताओ इनकम बढ़ने से क्या उसका बजट बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति की बजट लाइन क्या हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, अगर उस व्यक्ति की क्या बढ़ जाती है, इनकम, है ना। अगर उस व्यक्ति की क्या बढ़ जाती है, इनकम, तो इनकम बढ़ने से उसकी बजट लाइन क्या हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, बढ़ने से राइटवर्ड और कम होने से लेफ्टवर्ड। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट हेडिंग है शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन का शिफ्ट, कि बजट लाइन में कब कब क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो एक बात तो पहले ये देखनी है कि क्या शिफ्ट हो भी सकता है, तो बिल्कुल शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता, बजट लाइन में शिफ्ट हो सकता है अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो देखो इनकम बढ़ने से या इनकम कम हो जाने से। तो देखो मैंने दो बजट लाइन बना दी रफली। अब यहां पर है ना एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि ये बजट लाइन तब की है जब उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी, 120, और ये बजट लाइन तब की है जब उसकी पहले इनकम कितनी थी, 60। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले कितने कमाता था, 60 रुपए कमाता था, तो उसका बजट पीछे था थोड़ा सा, और जब उसकी इनकम डबल हो गई तो उसने अपना बजट बढ़ा दिया। ठीक है, यहां पर हमारा गुड 1 है, और इस एक्सिस पर तुम्हें मालूम है क्या दिखाते हैं, गुड 2। यह है हमारा वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, और यह है 0। तो बेसिकली एक बात तो पक्की हो गई कि बजट लाइन में क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, किसके रिस्पॉन्स में, इनकम के रिस्पॉन्स में। तो जैसे जैसे इनकम चेंज होती है वैसे वैसे उस व्यक्ति का बजट भी चेंज हो जाता है। तो इसको आराम से रुक के ड्रॉ कर लेना। हाँ, ड्रॉ करने के बाद नंबर 1 पॉइंट लिखो, अगर ड्रॉ नहीं करा तो वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लो और फिर लिखो नंबर 1 पॉइंट। तो नंबर 1 पॉइंट में लिखो बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट, बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट when income of consumer increases, budget line shift to the right when income of consumer increases, है ना, राइट वर्ड चली जाएगी। ठीक है ना, लेकिन जरूरी थोड़ी ना इनकम बढ़े ही बढ़े, इनकम कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कम कैसे हो जाएगी इनकम, क्यों नहीं हो सकती, इनकम कम भी हो जाती है। क्या पता फैक्ट्री के अंदर काम अच्छा नहीं चल रहा तो सभी की इनकम को कम कर दिया गया है। ठीक, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो बढ़ने पर राइटवर्ड, तो इनकम कम होने पर लेफ्टवर्ड, है ना, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। अब लिखो सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में इसका उल्टा लिखना है, बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड when income of consumer decreases, when income of consumer decreases। ठीक है ना, when income of consumer decreases, जब कंज्यूमर की इनकम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, when income of consumer decreases। तो जब इनकम उसकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, when income of consumer decreases। ठीक है, तो डायग्राम एक ही काफी है, दोनों में काम आ जाएगा। तो देखो अब इस चैप्टर का लास्ट और मेन टॉपिक है, हमने बजट लाइन के बारे में खूब पढ़ लिया और इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन तुमने शायद गौर नहीं करा इस चैप्टर का नाम, इसके जो मेन टॉपिक था वो क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अभी तक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आई नहीं। कोई सा भी कंज्यूमर किस चीज के लिए काम कर रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहा है, उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो किसी भी तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज। उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी परचेज करे,
कोई सी भी चीज का इस्तेमाल करे और अपनी इनकम सारी खर्च कर दे, तब जाके उसको क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसकी वही सिचुएशन क्या कहलाती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब अगर किसी भी कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब वो अपने इक्विलिब्रियम में आ चुका है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो गया है। तुम सोच रहे होंगे यही डेफिनेशन मैंने यूटिलिटी वाले टॉपिक के अंदर बताई थी और यही डेफिनेशन मैं इंडिफरेंस कर्व के अंदर बता रहा हूं, तो फर्क क्या है? तो मुझे बताओ, हम इक्विलिब्रियम कंज्यूमर के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? कंज्यूमर के लिए। तो इक्विलिब्रियम तो सेम ही होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यूटिलिटी से, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व से, तो इक्विलिब्रियम तो सेम ही है, लेकिन मेथड अलग है। वो हमने यूटिलिटी मेथड पढ़ा था 1 और 2 गुट के केस में, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व मेथड पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए 2 गुट के केस में। 1 गुट में इंडिफरेंस कर्व नहीं होता, इंडिफरेंस कर्व तो सिर्फ 2 गुट में ही होता है। अब देखना है कैसे, पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है? तुम सोच रहे वहां पे तो लिखी थी, यहाँ पे भी लिखे हैं, दोबारा लिख लेंगे। तो पहले हेडिंग डालो आज के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखो। नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें लिखनी है डेफिनेशन। तो देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन जब किसी भी कंज्यूमर को अपनी इनकम खर्च करने से सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। तो लिखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, इट इज अ सिचुएशन इन विच कंज्यूमर ऑब्टेन, it is a situation in which consumer obtain maximum satisfaction, maximum satisfaction by spent all money, है ना? अपना पैसा खर्च करने के बाद, है ना? पैसे के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। बाय स्पेंट ऑल मनी, ठीक है? इसी में लिखना, फुल स्टॉप के बाद लिखो मनी के बाद, इट इज पॉसिबल व्हेन 2 कंडीशंस सेटिस्फाइड, इट इज पॉसिबल व्हेन 2 कंडीशंस, व्हेन 2 कंडीशंस satisfied, 2 conditions satisfied। अब इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाने वाले हैं, जिसके लिए कितनी कंडीशन का पूरा होना बहुत जरूरी है? 2 कंडीशन। ध्यान से सुनना, अगर एक कंडीशन पूरी हो गई और दूसरी कंडीशन अधूरी रह गई तो भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। दूसरी कंडीशन पूरी हो गई, पहली कंडीशन अधूरी रह गई तो भी इक्विलिब्रियम पूरा नहीं होगा। इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। अब वो 2 कंडीशन लिखनी है ए और बी करके। ध्यान रखना, मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर रहा हूं और यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें कितनी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा? 2 कंडीशन को, जिसमें से पता है पहली कंडीशन मेन है, सेकंड कंडीशन इतनी मेन नहीं है। पूरा होना तो दोनों का जरूरी है, लेकिन हमें असली मेहनत पहली कंडीशन पर करनी होती है, दूसरी कंडीशन तो अपने आप ही पूरी हो जाती है। असली खेल कौन सी कंडीशन का है? पहली कंडीशन का। स्मॉल ए करके लिखो पहली कंडीशन क्या है। देखो ऐसे लिखना है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, देखो कैसे लिखा मैंने, तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे लिखना है, स्लोप ऑफ आईसी, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। ये जो स्लोप है ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। मालूम है ना, प्राइस लाइन या बजट लाइन एक ही बात है। जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा, ये पहली कंडीशन थी। ध्यान से देखो, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जैसे ही प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, वहीं पर कंज्यूमर को क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन। वहीं पर कंज्यूमर का क्या माना जाएगा? इक्विलिब्रियम। अब देखो जरा बोर्ड पे, मुझे बताओ इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता क्या है? मैंने तुम्हें बताया था इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS, और प्राइस लाइन का स्लोप मैंने बताया था, प्राइस लाइन का स्लोप मैंने बताया था PX अपॉन में PY। याद है ना, प्राइस रेशियो। बजट लाइन का स्लोप, प्राइस लाइन का स्लोप मैंने बताया था ना, प्राइस रेशियो होता है। तो MRS जब किसके बराबर हो जाता है? प्राइस रेशियो के। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। अब देखो वर्बली तो ये बातें समझ में आ रही है कि हाँ, जब दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे,
एक किसका स्लोप बराबर हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व का, और एक किसका बराबर हो जाएगा, प्राइस लाइन का। जब ये दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे तब पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कैसे स्लोप बराबर करेंगे, तो कैसे बराबर करेंगे। चलो न्यूमेरिकली तो समझ में आता है, मैं इंडिफरेंस कर्व का भी स्लोप कैलकुलेट कर दूंगा, तुम्हें मालूम है फॉर्मूला दे रखा है मैंने, और तुम्हें मालूम है प्राइस लाइन का भी स्लोप निकाल दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन ग्राफ में कैसे पता चलेगा। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, जिन लोगों के पास मैथ्स होती है, कॉमर्स, तो उन लोगों को तो ये बात बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाती है। तो जिनके पास आर्ट्स है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, बाकी इतनी प्रॉब्लम करेगी नहीं। देखो थोड़ा सा मुझे मैथमेटिकल टॉपिक बताना पड़ेगा ग्राफ समझाने के लिए, ठीक है। पहले उस मैथमेटिकल टॉपिक को समझना और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं 10th क्लास वाली बात दोहराता हूं, तुमने 10th क्लास में एक सर्कल वाला टॉपिक होता है 9th और 10th क्लास में, और उस सर्कल पर एक टेंजेंट होती है। अगर टॉपिक याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है याद तो मेरी बातें सुनो, 10th क्लास के अंदर एक सर्कल वाला चैप्टर होता है, उसमें सर्कल पढ़ते हैं हम, और सर्कल को ना छूकर बाहर से एक लाइन निकलती है। मैंने क्या बोला, उस सर्कल को बाहर से एक लाइन छूकर निकलती है। जब भी कोई लाइन सर्कल को बाहर से टच करके निकलती है, ध्यान से सुनो, टच करके, किसी एक पॉइंट पर टच करके, तो टच करने वाली लाइन कहलाती है टेंजेंट। टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं मैथ्स में। उस पर्टिकुलर लाइन को जो टच करके निकले वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट। ध्यान रखना, टच करके, कट करके नहीं, कट करके नहीं, दूसरी लाइन कट करके निकली है, छूकर नहीं निकली, वो बीच में से निकली है। टच करके कौन सी वाली निकली है, ऊपर वाली। तो जो लाइन टच करके निकलती है उसे ही टेंजेंट कहते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे इसका हम क्या करें, ध्यान से सुनो, अब मैं काम की बात बताऊंगा। ये तो थी मैथ्स की बात, अब मैं तुम्हें एक टेक्निकल बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस वाली फालतू की लाइन को मैं हटा देता हूं, इसका काम नहीं है। तो ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर कोई लाइन टच करके निकलती है, जिस पॉइंट पर अगर कोई लाइन क्या करके निकलती है, टच करके निकलती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सर्कल का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। उस पॉइंट पर सर, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सर्कल का कोई स्लोप नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, सर्कल का कोई स्लोप नहीं होता। ये तो मैंने एक बात बताई है कि जिस पॉइंट पर एक लाइन दूसरी चीज को टच करके निकलेगी, जरूरी नहीं सर्कल, ये लो सर्कल मैंने हटा दिया है ना। जब एक लाइन किसी दूसरी चीज को, ध्यान से सुनो, सर्कल भूल जाओ, सर्कल का स्लोप नहीं होता। वो तो मुझे बस एक चीज बतानी है, जो मैं बात बताने वाला हूं वो काम की चीज है, सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एक लाइन किसी दूसरी चीज को टच करके निकलती है, मतलब कि उस पर क्या बनाकर जाती है, टेंजेंट बनाकर जाती है, तो उस पॉइंट पर, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। अगर सर्कल का स्लोप 1/2 है तो इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या निकल कर आएगा, 1/2। मैथमेटिकली ये बात सच है, तुम इसको करके देख सकते हो। अगर तुम करना चाहो तो तुम इसको करके देख सकते हो, वो निकल कर ही आएगा जरूर। उन दोनों के स्लोप क्या निकल कर आएंगे, इक्वल। उन दोनों के स्लोप इक्वल निकल कर आएंगे। तो समझ में आई बात कि दो चीजों के स्लोप कब बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, पहली कंडीशन क्या थी, जब आईसी का स्लोप प्राइस लाइन के स्लोप के क्या हो जाएगा, बराबर। जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप प्राइस लाइन के स्लोप के क्या हो जाएगा, बराबर। और अब ये भी मैंने बताया था स्लोप कब बराबर होता है। अब जरा रुककर डायग्राम बनाना, जब मैं बोलूं डायग्राम बनाने को तभी बनाना, क्योंकि डायग्राम से पहले मुझे कुछ बातें लिखवानी है। लेकिन मैं तुम्हें डायग्राम पहले दिखा रहा हूं, रफ वाला बता रहा हूं, रियल डायग्राम बाद में बनवाऊंगा। पहले रफ वाला देख लो। देखो तुम्हें मालूम है ये तो हो गई हमारी प्राइस लाइन, ये हमारी क्या हो गई, प्राइस लाइन। और इस प्राइस लाइन पर इंडिफरेंस कर्व क्या करके निकला है, टच करके निकला है। काम की चीज सुनो, ये क्या थी हमारी पीछे वाली प्राइस लाइन, और ये गोल गोल चीज क्या मैंने बना दी, इंडिफरेंस कर्व। दोनों ने एक दूसरे को टच करा ना, क्या काटा, काटा नहीं, काटने वाली बात नहीं कर रहा हूं, टच करने वाली बात कर रहा हूं। टच करके निकला मतलब टेंजेंट, टच करके निकलना मतलब टेंजेंट बनाना। और मुझे बताओ इसी पॉइंट पर क्या प्राइस लाइन का स्लोप, ध्यान से सुनो, इसी पॉइंट पर क्या प्राइस लाइन का स्लोप और इसी पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर होता है, बिल्कुल होता है। मैथमेटिकली ये बराबर होता है, मेरे कहने पर मत जाओ कि मैंने बताया तो होता है, होता है तभी बता रहा हूं।
मैथमेटिकली भी ये बात सच है कि ये बराबर आता ही आता है, इसको हम बराबर कहते ही कहते हैं और होता ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब प्राइस लाइन पर इंडिफरेंस कर्व क्या बनाएगा, टेंजेंट, तब पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। क्यों पूरी हो जाएगी? क्योंकि जिस पॉइंट पर उसने टेंजेंट बनाया है उसी पॉइंट पर दोनों के स्लोप क्या हो गए होंगे, इक्वली। और ये बात मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे इक्वल प्रूफ हो गए होंगे वो। तो देखो दोनों के स्लोप का बराबर होना बहुत जरूरी है। अब एक लाइन छोड़कर लिखना, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन it is possible only when IC and price line, it is possible only when IC and price line are tangent to each other, है ना। दोनों के स्लोप तभी इक्वल हो पाएंगे जब दोनों एक दूसरे पर क्या बनाएंगे, टेंजेंट। देखो इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन के ऊपर टेंजेंट बना ले या फिर प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाने, एक ही बात है ना। वो उसको टच करके निकल जाए या फिर ये उसको टच करके निकल जाए, दोनों का एक दूसरे को टच करना बहुत जरूरी है ना। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर, आर tangent to each other, only when are tangent to each other। ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन, समझ में आ गई ना पहली कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, देखो कितनी सिंपल है, ज्यादा मत सोचो। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, प्राइस लाइन का स्लोप आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। कब होंगे बराबर? बराबर तब होंगे जब आईसी प्राइस लाइन का क्या बनेगा, टेंजेंट। जब ये एक दूसरे को क्या करके निकलेंगे, टच करके निकलेंगे। बात खत्म हो गई, पहली कंडीशन पूरी हो गई। अभी प्रूफ नहीं करवाया, अभी बस मैंने तुम्हें कंडीशन लिखवाई है बस, अभी एक्सप्लेन नहीं करा इक्विलिब्रियम, अभी तो मैंने तुम्हें पहली कंडीशन बताई है बस। ठीक है, अब तुम्हें लिखनी है बी। पहली कंडीशन मैंने ए से लिखवाई थी ना, अब लिखो बी कंडीशन। मैंने तुम्हें बताया था असली खेल पहली कंडीशन का ही होता है। असली खेल किसका होता है, पहली कंडीशन का। दूसरी कंडीशन तो कुछ है ही नहीं। अब तुम सोचोगे दूसरी कंडीशन क्यों कुछ नहीं है, पता है दूसरी कंडीशन क्या है, पहले लिखो अभी पता चल जाएगा। लिखो बी के अंदर अब आईसी, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, आईसी कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आईसी कॉन्वेक्स, सॉरी आईसी कॉन्वेक्स एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आईसी कॉन्वेक्स at point of IC convex at point of equilibrium, IC convex at point of equilibrium। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ ये टच करके निकला यहां पर, बताओ कॉन्वेक्स है ना। क्या आईसी कभी कॉनकेव होता है, कभी नहीं होता ना। तो ये तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं हुई। क्या दूसरी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं। दूसरी कंडीशन तो कुछ है ही नहीं। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए, और तुम्हें मालूम है आईसी हमेशा ही क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो दूसरी कंडीशन के लिए तो तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना, हाँ लेकिन लिखनी जरूर है, दो कंडीशन में शामिल होती है ये दूसरी कंडीशन। ठीक है, अब तुम्हें ग्राफ बनाना है। पहले जो मैंने बीच में बनाया था वो तो रफ डायग्राम था, अब तुम्हें रियल डायग्राम बनाना है, मेन डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम रुक कर बनाना, जब मैं थोड़ा सा बना लूं उसके बाद शुरू करना। अब डायग्राम बनाने के लिए पहले बोर्ड पे देखना, थोड़ा रुकिए। बनाना तो वही है लेकिन अब मैं थोड़ी मार्किंग करूंगा। ये हमारा x, ये y, यहां पर दिखाया हमने गुड x, है कि नहीं, और यहां पर दिखाया हमने गुड y। यहां पर क्या दिखा रखा है, गुड y। ठीक है, तो देखो कुछ पॉइंट में मार्क कर रहा हूं, 5, अब बना लो मेरे साथ, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, और यहां पर 10 का गैप, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 15 पे 30। एक बजट लाइन बना दो फटाफट से,
और जो कॉम्बिनेशन मैंने मार्क करके दिखाया ना, वही कॉम्बिनेशन तुम भी मार्क कर लेना। और इसी पॉइंट पर है ना टेंजेंट लाइन बनाते हुए निकालो। देखो ये टेंजेंट बनाना बड़ा मुश्किल काम है, टच करके निकालना बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे तो बड़ी मुश्किल से होता है ना। ध्यान रखना कर्व ही लगना चाहिए, ये मत कर देना ऐसे यूं कभी ऐसे ही काट दो, है ना। कर्व लगना चाहिए, मतलब गोलाई होनी चाहिए, कर्व के अंदर क्या होनी चाहिए, गोलाई। इसी पॉइंट को नाम दे देना ई। और इसी पॉइंट पर इन दोनों के स्लोप क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, गारंटी है। इसी पॉइंट पर दोनों के स्लोप क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसी पॉइंट पर दोनों के स्लोप क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे जरूर, ठीक है। हाँ अब ग्राफ के लिए नीचे लिखना ग्राफ के बारे में, तो डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले, अगर बन गया है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लो। अब लिखो ग्राफ के बारे में, नीचे से लिखना है। लिखो इन अबव डायग्राम, देखो प्राइस लाइन को एक नाम दे देना, ऊपर वाला पॉइंट P और नीचे वाला पॉइंट Q, है ना, PQ। लिखो इन अबव डायग्राम in above diagram PQ is the budget line. In above diagram PQ is the budget line. A consumer cannot go, PQ is the budget line. A consumer cannot go beyond this line. बताओ क्या इस लाइन से वो जा सकता है परे, इस लाइन से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये उसकी बजट लाइन है, यही उसकी क्या है, बजट लाइन। और बजट से ऊपर भाई कोई सा भी बंदा नहीं जा सकता, है ना। A consumer cannot go beyond this line. Given his income 60 rupees, हमने कंज्यूमर की इनकम कितनी मान रखी है, 60 रुपए। Given his income 60 rupees, given his income 60 rupees and price of good X, price of good X is 2 rupees, और हमने गुड 1 का प्राइस कितना माना है, 2 रुपए। प्राइस ऑफ गुड X is 2 rupees and good Y is 1 rupees। भाई इनकम कितनी मानी, 60, प्राइस कितना माना, 2 रुपए एक्स का, और वाई का कितना माना, 1 रुपए। मालूम है ना, ये मैंने टेबल पहले ही बनवा दी थी जब मैंने बजट लाइन का टॉपिक एक्सप्लेन करवाया था, जब मैंने तुम लोगों को बजट लाइन के बारे में पढ़ाया था, तब ये टेबल मैंने पहले ही बनवाई थी। तो प्राइस ऑफ गुड एक्स 2 रुपीज है एंड गुड वाई इज 1 रुपीज। हाँ भी एक लाइन छोड़कर लिखना, अब तुम्हें ई के बारे में बताना है कि ई पर ही क्यों हो रहा है इक्विलिब्रियम, पॉइंट ई पर ही क्यों हो रहा है। ई पर इसलिए हो रहा है क्योंकि टेंजेंट है, और टेंजेंट है इसलिए दोनों के स्लोप क्या है, बराबर। अब दोनों के स्लोप क्या है वो मैं भी बताऊंगा, दोनों के स्लोप है क्या वो मैं भी बता देता हूं, ठीक है। पहले लिखो एट पॉइंट, एक लाइन छोड़कर लिखना, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन्ड, एट पॉइंट ई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन, मतलब कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो चुका है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन, बिकॉज एट दैट पॉइंट, because at that point indifference curve is tangent at price line, indifference curve is tangent at price line। तो ई पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम क्यों हो रहा है, बेसिकली ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये थी कि दोनों के स्लोप क्या है, बराबर हैं। मतलब अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और मैं बोलूं स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो यही एक पॉइंट ऐसा है जहां पर टेंजेंट हो रहा है। जिस पॉइंट पर टेंजेंसी होती है, वैसे तो देखो ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जिस पॉइंट पर देखो जब किसी लाइन पर कोई कर्व टेंजेंट होकर जाता है
तो उस पॉइंट पर दोनों के स्लोप क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये बात मानकर चलो कि मैथ्स की अगर ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो मेरे कहने से मानो कि इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या ये कंडीशन मैंने बनाई है? नहीं। क्या मेरे कहने से मानो? नहीं, ऐसा ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है? मैथ्स के इतने डीप टॉपिक में घुसोगे तो फिर तो इकोनॉमिक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, बस इतनी सी बात जानो कि दोनों के स्लोप क्या हो जाने चाहिए, बराबर। अब मुझे बताओ, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप अभी हमने डिस्कस करा था एमआरएस, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस रेशियो। ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है ना। एमआरएस का फॉर्मूला हो गया डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, और प्राइस रेशियो मतलब पी एक्स अपॉन में पी वाई। अब तुम्हें ये बात ऑलरेडी मालूम है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व हमने बना रखा है इसमें एमआरएस की वैल्यू आती है 2 अपॉन में 1। सही है ना। ये जो इंडिफरेंस कर्व हमने बना रखा है इसमें एमआरएस की वैल्यू आती है 2 अपॉन में 1, और एक्स का प्राइस भी कितना ले रखा है, एक्स का प्राइस भी 2 रुपए है और वाई का प्राइस है 1 रुपए। इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है, कि दोनों के स्लोप इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों के स्लोप बराबर हैं, तभी तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों? क्योंकि यही इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होती है कि दोनों के स्लोप क्या होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए, और इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट यही कंसीडर किया जाएगा।